हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। इससे पहले की वीडियो में मैंने दो हिमालय तंत्र की दो नदी तंत्र की बात करी थी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और आज थर्ड नंबर पे है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी जो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ये नदी भारत के 5 राज्यों में से होकर बहती है। तो देखते हैं किस तरीके से बहती है। तो गंगा की बात करें तो ये नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, लेकिन गंगोत्री हिमनद से ये गंगा के नाम से नहीं जानी जाती। देखो, भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियां होती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग की, यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। इनके संगम के बाद ये नदी गंगा कहलाती है। आगे हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद यूपी जाती है, यानी उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश जाने के बाद ये नदी बिहार जाती है। बिहार के बाद ये नदी जाती है झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा से पद्मा हो जाता है। तो बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसे कहा जाता है पद्मा। अब बात करते हैं कि इसके मुख्य ये हो जाता है कि कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है, कौन से दाईं ओर से मिलती है, इसको जानना भी जरूरी है। तो अपन बात करते हैं कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में है एक तो रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी ये मिलती है बाईं ओर से। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में जो एक मुख्य जो इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको यमुना नदी इकलौती एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से तो निकलती है, लेकिन ये नदी इसके बाईं ओर से ना आकर मिलती है, बल्कि ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हिमालय से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो कि गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है। तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद यमुना नदी में ही चंबल नदी मिल जाती है, काली सिंध मिल जाती है, बेतवा मिल जाती है, केन मिल जाती है। फिर यमुना नदी के अंदर ये सारी नदियां मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर आगे जाके यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। फिर उसके बाद और नदी है, जैसे टोंस नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद एक और चीज कि जो जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसकी एक धारा नीचे चली जाती है, उसका नाम है हुगली नदी। इसी के किनारे पर एक शहर भी बसा हुआ है जो कि काफी फेमस है, कोलकाता शहर। इस नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। तो ये थी, हमने देखा बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब जो बात करेंगे अपन कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और वो कहाँ पर जाकर गंगा में मिलती है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसमें देखते हैं, एक है रामगंगा नदी। ये निकलती है उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद ये यूपी में प्रवाहित होती है और यूपी में कन्नौज के पास आकर ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं गोमती नदी की। तो गोमती नदी निकलती है गोमत ताल से, निकलती है पीलीभीत जिले, यूपी के पीलीभीत जिले से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये आगे प्रवाहित होती है और आगे प्रवाहित होने के बाद ये गाजीपुर के निकट आकर मिल जाती है गंगा में। ये इकलौती एक नदी है, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है, किसी मैदान से होता है। इकलौती ऐसी नदी है क्योंकि और सारी नदियां हिमालय से निकल रही है, केवल गोमती नदी ऐसी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकल कर आती है। ठीक है, और गाजीपुर के निकट आकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल के यहाँ पे मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर से निकलने के बाद ये नदी आगे नेपाल बहती हुई आगे भारत में प्रवेश करती है ये यूपी से। यूपी के बाद आगे प्रवाहित होती है ये, यूपी जिले से आगे जाने के बाद ये आगे प्रवाहित होती है
और बिहार के छपरा जिले के निकट आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा नदी निकलती है मापचाचुंग ग्लेशियर से नेपाल की तरफ, नेपाल प्रवाहित होती है, फिर यूपी जिले में प्रवाहित होती है, फिर यूपी जिले में प्रवाहित होने के बाद ये बिहार जाती है और बिहार के छपरा जिले के पास आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन गंडक नदी की। तो गंडक नदी जो है ये नदी दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। गंडक नदी दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। नेपाल में दो धाराएं होती है, एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। इन दोनों नदियों के मिलने से गंडक नदी बनती है। ये गंडक नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये नदी मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, फिर मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, फिर आगे जाती है और बिहार के चंपारण जिले के पास आकर गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के चंपारण जिले के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदी वही नदियां जो पुराने समय से जिस जगह से बह रही है उसी जगह से आज भी बह रही है। तो कोसी नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो ये नदी निकलती है, ये नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाईथान चोटी से निकलती है। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाईथान चोटी से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये नदी इस नदी को सप्तकोसी नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है। तो ये इस नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है। और अरुण इसकी प्रमुख धारा होती है। इस नदी की प्रमुख धारा कौन सी है, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो अरुण इसकी प्रमुख धारा है। इसके बाद ये कोसी नदी आगे प्रवाहित होती है, आगे बिहार में पटना के निकट आकर ये नदी गंगा से मिल जाती है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, यानी मियांडर जैसे संरचना बनाती है। बार बार मार्ग बदलने की वजह से इस नदी में बाढ़ आती है। इसकी वजह से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी है, ये गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां और पश्चिम में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद ये नदी पश्चिम बंगाल में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। पश्चिम बंगाल से निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में ही है। वहां से निकलने के बाद ये नीचे की साइड आती है पश्चिम बंगाल के, और वहां पर ही गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये थी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब अपन बात करेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। दाहिने तट की ओर से मिलने वाली नदियों में है सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है यमुना नदी। यमुना नदी इकलौती एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलकर दाहिनी ओर से जाकर गंगा से मिलती है। और सब जितनी भी नदियां हिमालय से निकली है वो सारी नदियां बाईं ओर से आकर गंगा नदी से मिली है। इकलौती यमुना नदी ऐसी है जो कि हिमालय से निकली है, लेकिन ये हिमालय से निकलने के बाद दाईं ओर से आकर गंगा नदी से मिलती है। यमुना नदी की बात करते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी गढ़वाल हिमालय की तरफ यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद ये नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए ये नदी आगे जाती है और दिल्ली मथुरा और आगरा से होकर गुजरती है। फिर आगे प्रवाहित होती है, उसके बाद इलाहाबाद के यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये है यमुना नदी। इसके जो टोटल लंबाई की बात करते हैं तो लगभग इसकी टोटल लंबाई है 1384 किलोमीटर। 1384 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और इसका अफवाह क्षेत्र है 3,59,000 वर्ग किलोमीटर का जो अफवाह क्षेत्र है इसका। टोटल लंबाई की बात करें तो 1384 किलोमीटर की इसकी लंबाई है ये जो नदी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस नदी में जो बहुत मुख्य सहायक नदियां होती है इसकी, तो यमुना की मुख्य सहायक नदियों में है एक तो चंबल नदी है। यमुना की मुख्य सहायक नदियों में एक तो है चंबल नदी, फिर उसके बाद सिंध नदी, फिर बेतवा नदी, फिर केन नदी। चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी यूपी से निकलती है, एमपी से निकलती है और एमपी में ही निकलती है जनापाऊ की पहाड़ियों से। और फिर वहां से निकलने के बाद ये नदी राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करके राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। फिर लास्ट में धौलपुर के निकट जाकर ये
यूपी में जाती है, यूपी में इटावा जिले के पास जाकर ये नदी यमुना से मिल जाती है। उसके बाद अपन सिंध नदी की बात करते हैं। तो सिंध नदी मध्य प्रदेश में गुना जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है। गुना जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है और ये नदी भी इटावा के पास जाकर ये यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि बेतवा नदी की। तो ये नदी एमपी से ही निकलती है। एमपी में भी रायसेन जिले के कुमारा गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलने के बाद ये नदी आगे प्रवाहित होती है। इस नदी पे एक फेमस परियोजना भी है जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, माता टीला परियोजना। माता टीला बांध और माता टीला परियोजना इसी नदी पर है, बेतवा नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास में कई बार। इसके बाद अपन बात कर बेतवा नदी जो कि विंध्याचल से निकलती है और आगे जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद केन नदी जो है ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और आगे ये नदी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यूपी में जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद सोन नदी जो है वो भी गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। ये नदी जो निकलती है, ये नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक से पठार से निकलने के बाद ये आगे प्रवाहित होती है और आगे ये बिहार में पटना के निकट जाकर, बिहार में पटना के पश्चिम में जाकर ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के जस्ट पटना के पश्चिम में जाकर ये नदी मिल जाती है गंगा नदी से। इसके बाद इस नदी की एक विशेषता भी है, इस नदी में जो रेत होती है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो रेत के कण होते हैं उनके बीच में सोने के कण भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसके बाद ये हुगली नदी गंगा से ही निकली है। जब ये प्रवाहित होती है तो इसकी एक धारा नीचे चली जाती है, वो धारा जो होती है वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और हुगली नदी में एक सहायक नदी है दामोदर नदी आकर मिलती है, दोनों का संगम होता है, फिर आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी गंगा नदी। तो ये हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर बांग्लादेश में जाकर इसका नाम चेंज हो जाता है। जब ये जमुना से मिलती है और दोनों नदियों का संगम होता है तो मेघना बनाती है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें छूट गई थी। जैसे इंपोर्टेंट चीजें इस तरीके से हैं कि कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि विष्णु प्रयाग के पास में कौन सी नदी आकर कौन सी दो नदियों का संगम होता है, या कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पास में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो अब इसमें ये चीज भी देख लेते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलती है वो मिलती है विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलती है विष्णु प्रयाग में मिलती है। उसके बाद अलकनंदा और पिंडार नदी जो है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। यानी जो गंगा नदी है वो जब गंगा कहलाती है तो उसके पहले उसकी कई जगह पर वो अलग अलग नदियों से मिलती है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है और वहां पर ये जहां पर मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग बनता है। फिर आगे जाती है, आगे भी ये दोनों मिलने के बाद अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और फिर अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर मिलती है, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग के पास आकर इससे मिलती है, तब भी उसके बाद पिंडार नदी के मिलने के बाद भी ये नदी कहलाती है गंगा नदी, अलकनंदा नदी। फिर आगे जाती है, अलकनंदा नदी में जाकर मंदाकिनी नदी मिल जाती है। फिर उसके बाद भी ये नदी मंदाकिनी नदी के मिलने के बाद भी ये नदी कहलाती है अलकनंदा। और फिर आगे जाती है, अलकनंदा में जो मंदाकिनी नदी है वो रुद्रप्रयाग के पास आकर मिलती है। फिर आगे जाती है अलकनंदा के नाम से ही, और इसमें भागीरथी आकर मिलती है देवप्रयाग में। और फिर यहाँ पे आने के बाद ये नदी कहलाती है गंगा नदी। तो ये वाले क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको याद रखना आप लोगों को। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको खराब भी लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।